मित्रों नमो नमः। कैसे हैं आप सब लोग। शुक्ला एकेडमी प्रयागराज के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि झारखंड पीजीटी प्रवक्ता पद की वैकेंसी जो आई हैं उसका पाठ्यक्रम जो भी आयोग ने निर्धारित किया है उस पाठ्यक्रम के अनुसार हम लोग झारखंड पीजीटी की तैयारी ऑनलाइन करेंगे और यह तैयारी बिल्कुल निःशुल्क होगी। पूरी वीडियो आप लोगों को निःशुल्क मिलेंगी इस चैनल के माध्यम से और आप लोग अपनी सुचारू रूप से तैयारी कर सकते हैं। तो पूरा कोर्स आप लोगों को फ्री करवाया जाएगा, इसलिए आप लोग इस चैनल से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ लें। तो दोस्तों, अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप लोगों को समय से उपलब्ध हो जाएं और आप लोगों की तैयारी झारखंड पीजीटी की निरंतर आबाद गति से चलती रहे। तो आइए देखते हैं, आज पहला वीडियो है। इस क्रम में आज हम लोग देखेंगे पाठ्यक्रमानुसार भाषा का उद्भव और विकास। दोस्तों, संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास के क्रम में सबसे पहले भाषा की उत्पत्ति के विषय में हम लोग जानेंगे कि भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। तो देखते हैं इसी क्रम में भाषा की उत्पत्ति। यह विषय अत्यंत उलझा हुआ है। इस विषय पर विद्वानों ने जो विचार प्रस्तुत किए हैं वो अपूर्ण और अनिर्णयात्मक हैं। भाषा उत्पत्ति के लिए दो बातें अनिवार्य हैं। पहला है वाग यंत्र से ध्वनन या वर्णोच्चारण की क्षमता प्राप्त करना। दूसरा है उच्चारित ध्वनि का अर्थ के साथ संबंध स्थापित करने का प्रारंभ। प्रथम बात प्रायः सभी पशु पक्षियों एवं अन्य जीवों में प्राप्त होती है। पशु पक्षियों में स्पष्ट उच्चारण या व्यक्त वाक का अभाव है, अतः वे स्पष्ट रूप से बोलने में असमर्थ हैं। दोस्तों, ये जो आपका पाठ्यक्रम करवाया जा रहा है, आप लोग देखेंगे पूरा पाठ्यक्रम तो आपका करवाया ही जाएगा और इसी के साथ आप लोगों को महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी भी करवाई जाएंगी जो आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगी। और मेरा मानना है कि जो आपका पाठ्यक्रम चल रहा है इसमें यूट्यूब के माध्यम से, इसके बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा। आगे इसी क्रम में मनुष्य को बोलने की क्षमता जन्म से प्राप्त है, अतः वह जन्म से वाग यंत्र या वाग इंद्रिय का प्रयोग करता है। दूसरी बात में शब्द और अर्थ के संबंध जानने की जिज्ञासा ही मुख्य विषय है। फिर है दोस्तों, भाषा उत्पत्ति विषयक समस्त सिद्धांत अनुमान पर आश्रित हैं एवं विज्ञान अनुमान पर आश्रित न होकर तथ्यों पर निर्भर रहता है। बात सही है, विज्ञान तथ्य देखता है, अनुमान नहीं देखता है। फिर है यह दर्शन मानव विज्ञान या समाज विज्ञान का विषय होने के कारण भाषा विज्ञान इस दिशा में अपनी असमर्थता प्रकट करता है। सामान्य लोकप्रियता का विषय होने से इसके प्रस्तावित सिद्धांतों का वर्णन किया जा रहा है। इसी क्रम में देखें तो सबसे पहले है दिव्योत्पत्ति का सिद्धांत, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सबसे प्राचीन मत है। इसके अनुसार जिस प्रकार परमात्मा ने मानव सृष्टि की, उसी प्रकार मानव के लिए एक परिष्कृत भाषा भी दी। दैवीय शक्ति ही इस सिद्धांत का मूल है। उसी दैवी शक्ति ने ही सृष्टि के प्रारंभ में ही वेदों का ज्ञान दिया, जिससे मानव अपना क्रियाकलाप चला सका। वेदों, उपनिषदों तथा अनेक दर्शन ग्रंथों में यह बात प्रमाणित है कि ईश्वर से ही वेदों की उत्पत्ति हुई है। अगर इसकी समीक्षा देखें तो इस सिद्धांत पर निम्न आपत्तियां की गई हैं। पहली आपत्ति है, यह सिद्धांत तर्क या विज्ञान संगत नहीं है, केवल आस्था पर निर्भर है। दिव्योत्पत्ति का सिद्धांत केवल आस्था पर निर्भर है, तर्क या विज्ञान संगत नहीं है। दूसरे नंबर में, यदि भाषा ईश्वर प्रदत्त होती तो सृष्टि में भाषा भेद नहीं होता। और तीसरी समीक्षा है, जर्मन विद्वान हेरडर ने लिखा है कि
कि यदि भाषा ईश्वरकृत होती तो यह अधिक सुव्यवस्थित और तर्कसंगत होती। अधिकांश भाषाएं अव्यवस्थित और त्रुटिपूर्ण हैं। इसी क्रम में दूसरा सिद्धांत है भाषा का संकेत सिद्धांत। इस सिद्धांत को दोस्तों निर्णयवाद, निर्णय सिद्धांत तथा स्वीकारवाद आदि अनेक नामों से जाना जाता है। इस सिद्धांत के प्रवर्तक 18वीं शताब्दी के फ्रेंच विद्वान रूसो हैं। इनके अनुसार व्यक्ति प्रारंभ में संकेतों के माध्यम से अपना अभिप्राय व्यक्त करता था तथा बाद में सामूहिक रूप से वस्तुओं की संज्ञा दी गई। इसे सामाजिक समझौता कहा जा सकता है। संकेत सिद्धांत को सामाजिक समझौता भी कहा जा सकता है। इसकी समीक्षा देखें तो इस सिद्धांत की कुछ न्यूनताएं हैं। पहली है, बिना भाषा के सभा का आयोजन और विचार विनिमय कैसे हुआ। दूसरा है, संकेत शब्दों के निर्माण के लिए क्या आधार था, किसी व्यक्ति का सुझाव मान लिया गया या फिर सबके अलग अलग मत थे। तीसरा है, यदि भाषा के बिना सभा का आयोजन, संकेत निर्माण एवं संकेतों की सामाजिक संपुष्टि हो सकती है तो भाषा की क्या आवश्यकता रह जाती है, अतः यह सिद्धांत मान्य नहीं है। तीसरा सिद्धांत है रणन सिद्धांत। इस सिद्धांत को धातु सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, अनुरणन मूलकतावाद, अनुरणात्मक अनुकरण और डिंग डांग वाद आदि नामों से निर्दिष्ट किया गया है। इस सिद्धांत के मूल प्रवर्तक प्लेटो थे तथा इसको हेस और मैक्स मूलर ने व्यवस्थित किया है। इस मत के अनुसार प्रकृति में एक सामान्य नियम है, किसी वस्तु पर चोट मारने पर एक विशेष ध्वनि होती है, यह ध्वनि ही उसकी विशेषता है, इसी ध्वनि को रणन कहा जाता है। इसकी समीक्षा देखें तो इस सिद्धांत में इतने दोष थे कि बाद में मैक्स मूलर ने इसे छोड़ दिया। दूसरा है, इस बात पर कोई प्रमाण नहीं है कि किस वस्तु से मस्तिष्क में कौन सी ध्वनि झंकृत हुई। आगे देखते हैं इसी क्रम में। तीसरा है, यह सिद्धांत शब्द और अर्थ में रहस्यात्मक स्वाभाविक संबंध मानता है। शब्द और अर्थ का सांकेतिक संबंध है, न कि स्वाभाविक। यह मत अस्वीकृत होने पर भी रोचकता के लिए प्रचलित है। चौथा सिद्धांत है दोस्तों ध्वन्यानुकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अन्य नाम भी हैं, जैसे अनुकरण सिद्धांत, ध्वन्यात्मकानुकरण सिद्धांत, अनुकरण मूलकतावाद, शब्दानुकरणवाद या और भोभोवाद आदि नामों से ध्वन्यानुकरण सिद्धांत जाना जाता है। कुत्ते की ध्वनि को अंग्रेजी में बो वो कहते हैं, अतः हिंदी में यह भोभोवाद हुआ। इस सिद्धांत का अभिमत है कि प्राकृतिक वस्तुओं, पशु पक्षियों आदि की ध्वनि के अनुकरण पर विभिन्न वस्तुओं के नाम रखे जाते हैं। जो वस्तु जैसी ध्वनि करती है उसका वैसा ही नाम पड़ता है। जैसे काँव काँव से काक या कौआ, कू से कोयल, झरझर से झरना आदि। इसकी समीक्षा देखें, ध्वन्यानुकरण की समीक्षा, तो विश्व की भाषाओं में ध्वन्यानुकरण वाले शब्दों की संख्या 1% भी नहीं है, अतः यह भाषोत्पत्ति संबंधी उचित समाधान नहीं है। फिर प्रोफेसर रेनन की आपत्ति है, यदि मनुष्य पक्षियों जैसे तुच्छ जीवों के शब्दों का अनुकरण करके भाषा बना सकता है तो वह पशु पक्षियों से निकृष्ट सिद्ध होता है। फिर कुछ भाषाओं में ध्वन्यानुकरण शब्द है ही नहीं, जैसे उत्तरी अमेरिका की अथवस्कन भाषा। आंशिक रूप से स्वीकार होते हुए भी यह मत संपूर्ण रूप से अस्वीकार नहीं है, संपूर्ण रूप से स्वीकार नहीं है। फिर इसी क्रम में दोस्तों पांचवा सिद्धांत है आवेग सिद्धांत। इस सिद्धांत को मनोभावाभिव्यक्तिवाद, मनोराग व्यंजक, शब्द मूलकतावाद, पूह सिद्धांत और मनोभावाभिव्यंजकतावाद आदि के नाम से जाना जाता है। आवेग सिद्धांत को दोस्तों इसके अनुसार आरंभ में मनुष्य भाव प्रधान था और प्रसन्नता, दुख, विस्मय, घृणा आदि के भाववश उसके मुख से ओ, छी, धिक, आह आदि शब्द सहज ही निकले। धीरे धीरे इन्हीं से भाषा का विकास हुआ। इनकी समीक्षा देखें तो इसको मानने में निम्न कठिनाइयाँ हैं। इस सिद्धांत को मानने में ये शब्द विचार पूर्वक प्रयुक्त नहीं होते हैं, बल्कि आवेग की तीव्रता में अनायास निकल पड़ते हैं।
भिन्न भिन्न भाषाओं में ऐसे शब्द एक रूप में नहीं मिलते। यदि स्वभावतः निकलते तो सभी मनुष्यों में लगभग एक समान होते। और तीसरी समीक्षा है, भाषा में आवेग शब्दों की संख्या 40-50 से अधिक नहीं होगी। इन शब्दों से पूरी भाषा पर प्रकाश नहीं पड़ता, अतः इनको पूर्णतः भाषा का अंग नहीं माना जा सकता। यह भी समस्या को समाप्त करने में असमर्थ है। छठवां सिद्धांत है श्रम ध्वनि सिद्धांत। इसे यो हे हो वाद, श्रम परिहरण मूलकतावाद भी कहा जाता है। इनके प्रतिपादक नॉयर नामक भाषा शास्त्री हैं। इनके अनुसार परिश्रम का कार्य करते समय सांस तेजी से बाहर भीतर आने जाने, साथ साथ स्वर तंत्रियों को विभिन्न रूपों में कंपित होने एवं तदनुकूल ध्वनियाँ उच्चरित होने से कार्य करने वाले को राहत मिलती है। उदाहरणार्थ अगर देखें तो कपड़ा धोते समय धोबी हियो या छियो कहता है और मजदूर आदि हो हूँ कहते हैं। इसकी समीक्षा देखें तो यह मत भाषा की उत्पत्ति के लिए सर्वथा असंतोषजनक है। शारीरिक परिश्रम जन्य ये शब्द निरर्थक है। भाषा की उत्पत्ति के लिए सार्थक शब्दों की आवश्यकता होती है। अर्थहीन शब्दों से भाषा की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यह मत सबसे निकृष्ट और अग्राह्य है। इसी क्रम में सातवां सिद्धांत है इंगित सिद्धांत। इंगित सिद्धांत की अगर बात करें दोस्तों, तो इस सिद्धांत के प्रवर्तक का श्रेय पॉलिनेशियन भाषा विद्वान डॉक्टर राय को है। डार्विन भी इसके समर्थक हैं। प्रोफेसर रिचर्ड इसे मौखिक इंगित सिद्धांत कहते हैं। इस मत के अनुसार प्रारंभ में मानव ने अपनी आंगिक चेष्टाओं का ही वाणी के द्वारा अनुकरण किया और भाषा बनी। जैसे पानी पीने के समय मुंह से पा जैसी ध्वनि हुई, अतः पा का अर्थ पीना हुआ। अब इसकी समीक्षा अगर देखें तो अपने अनुकरण पर शब्द रचना हास्यास्पद है, दूसरे के अनुकरण पर शब्द रचना मान्य हो सकती है। हाथ, पैर, ओंठ आदि के आधार पर शब्द रचना की कल्पना निर्मूल है। इंगित सिद्धांत पर बने शब्दों की संख्या भाषा में बहुत कम है। यह सिद्धांत भी सारहीन है। आठवां सिद्धांत है संपर्क सिद्धांत। इस मत के प्रतिपादक जी रेवेज हैं, जो मनोविज्ञान के विद्वान थे। इनके मतानुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसमें पारस्परिक संपर्क की प्रवृत्ति जन्म सिद्ध है। प्रारंभ में भूख आदि की अभिव्यक्ति के लिए मौखिक और सांकेतिक अभिव्यक्ति का सहारा लिया होगा। उनसे जो ध्वनियाँ निकलीं वे धीरे धीरे भाषा बनी। इस सिद्धांत की अगर समीक्षा देखें तो प्रोफेसर रेवेज का यह सिद्धांत बाल मनोविज्ञान, जीव मनोविज्ञान और आदिम प्राणी मनोविज्ञान पर आश्रित है एवं तर्कसंगत भी है। कुछ अन्य भाषा शास्त्री भी इस मत को अमान्य नहीं करते, किंतु भाषोत्पत्ति के प्रश्न को अनिर्णीत मानते हैं। इसी क्रम में नौवां सिद्धांत है संगीत सिद्धांत। दोस्तों, इसको प्रेम सिद्धांत, सिंग सांग थ्योरी, वो थियरी भी कहा जाता है। डार्विन, स्पेंसर एवं एस्पर्सन ने इसे कुछ रूपों में माना था। इनके सिद्धांत के अनुसार मानव के संगीत से भाषा की उत्पत्ति हुई है। इनकी समीक्षा है, गुनगुनाने से भाषा की उत्पत्ति होना केवल अनुमान पर आश्रित है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। प्रारंभिक व्यक्ति गुनगुनाता था, इसका भी कोई पुष्ट आधार नहीं है, अतः यह सिद्धांत भी अस्वीकार्य है। 10वां सिद्धांत है प्रतीक सिद्धांत। इस सिद्धांत में माना जाता है कि संयोग से किसी शब्द का किसी अर्थ से संबंध हो जाता है और वह शब्द उस अर्थ का प्रतीक हो जाता है। भाषा विज्ञान में ऐसे शब्दों को नर्सरी शब्द कहते हैं, जैसे माता, पिता, बाबा आदि। अब प्रतीक सिद्धांत की समीक्षा देखें तो प्रतीक सिद्धांत मूलतः भाषा के प्रारंभिक शब्दों की व्याख्या करता है। भाषा में नर्सरी शब्द आए, ये भी सत्य है। यह स्थूल शब्दों की उत्पत्ति बता सकता है, सूक्ष्म अर्थ के बोधक शब्दों की उत्पत्ति बताने में असमर्थ है। 11वां सिद्धांत है समन्वय सिद्धांत। दोस्तों, इस सिद्धांत के प्रवर्तक प्रसिद्ध भाषा शास्त्री हेनरी स्वीट हैं।
उन्होंने नए सिद्धांत की अपेक्षा सर्व सिद्धांत संकलन को अधिक उपयुक्त समझा है। उनके अनुसार यदि सभी सिद्धांतों में से आवश्यक तत्व को एकत्रित कर लिया जाए तो भाषा की उत्पत्ति संबंधी समस्याओं का निराकरण हो सकता है। इसकी समीक्षा, भाषा की उत्पत्ति समझाने के लिए अन्य कोई एक मत शुद्ध न होने से सबका समन्वय उपयुक्त माना गया। यह सिद्धांत सामान्यतया निर्विरोध रूप से स्वीकार किया जाता है। 12वां सिद्धांत है प्रतिभा सिद्धांत। प्रतिभा सिद्धांत के संस्थापक आचार्य भर्तृहरि हैं। ये मित्रों कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। प्रतिभा सिद्धांत के संस्थापक आचार्य भर्तृहरि हैं। वाक्यपदीय में भर्तृहरि ने प्रतिभा को विश्व की आत्मा माना है और उसे सर्वशक्ति संपन्न बताया है। इस प्रकार भाषा की उत्पत्ति मनुष्य के प्रतिभाओं से हुई है। भर्तृहरि पूर्व जन्म के संस्कारों को भी भाषोत्पत्ति का कारण मानते हैं। इसकी समीक्षा है कि मनुष्यों में कोई मौलिक उद्भावना या शक्ति नहीं थी, अतः भाषोत्पत्ति संबंधी समन्वय सिद्धांत ही सर्वथा उत्कृष्ट है। इसी क्रम में दोस्तों अब देखते हैं संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास। अभी तक आप लोगों ने भाषा संबंधित सिद्धांतों को देखा, अब देखते हैं संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास। तो दोस्तों संस्कृत भाषा भारत यूरोपीय अथवा भारत जर्मनीय परिवार की प्रमुख भाषाओं में है। संस्कृत के मूल स्रोत के संबंध में चाहे जो भी कल्पनाएं की जाएं, किंतु इसके भाषाई इतिहास का प्रारंभ इसके प्राचीनतम रूप ऋग्वेद से ही मानना होगा। अवेस्ता और हित्ती भाषाओं के दो ऐसे रूप हैं जो कि ऋग्वेद से काफ़ी बाद के होने पर भी वैदिक भाषा के प्राक वैदिक रूपों की झांकी प्रस्तुत कर सकते हैं। संस्कृत आर्यों की भाषा थी और आर्य का मूल निवास भारत ही है। इस बात को पश्चिमी देश नहीं मानते हैं, क्योंकि पूरे विश्व को सभ्य और शिक्षित करने के ठेकेदार सिर्फ मिस्र, यूनान आदि देश ही हो सकते हैं। आगे है इसी श्रृंखला में कि भारोपीय भाषा विज्ञानी संस्कृत के उस मूल रूप की स्थिति एशिया या यूरोप में चाहे जहां मानने की बात कहें, किंतु संस्कृत से भाषा के जिस रूप का बोध होता है उसका जन्म एवं पोषण भारत की इसी भूमि पर हुआ था, इसमें कोई संदेह नहीं है। सौभाग्य की बात है कि संस्कृत विश्व की एक ऐसी पुरातन भाषा है जिसके साहित्य भंडार में विश्व की प्राचीनतम लिखित सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जिसकी साहित्यिक भागीरथी का प्रवाह कई हजार वर्षों से निरवच्छिन्न रूप में प्रवाहमान रहा है। यद्यपि उसके भाषिक विकास की प्रक्रिया अवश्य ही आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व एक बिंदु पर आकर स्थिर सी हो गई थी। दोस्तों आप लोगों को अक्षरशः अध्ययन कराया जा रहा है, क्योंकि हर जगह पुस्तक नहीं पहुंच पाती है, तो पुस्तक को आप लोगों को YouTube के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। फिर है ऋग्वैदिक काल के उपरांत हमें इसके विकास के विभिन्न स्तरों के रूप अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट रूप में दृष्टिगोचर होने लगते हैं। ऋग्वेद तथा अथर्ववेद के मंत्रों की भाषा, संहिताओं तथा ब्राह्मण ग्रंथों की भाषा, ब्राह्मणों तथा सूत्रों एवं उपनिषदों की भाषा, उपनिषदों तथा महाकाव्यों की भाषा की पारस्परिक तुलना करने पर स्पष्ट हो जाता है कि संस्कृत में एक जीवित भाषा के कालक्रम से होने वाले परिवर्तनों के समान उल्लेख्य परिवर्तन घटित हो रहे थे। संस्कृत भाषा के विकास स्तर को 3 स्तरों पर देखा जा सकता है। पहला है वैदिक, दूसरा है उत्तर वैदिक और तीसरा है लौकिक। वैदिक के अंतर्गत संहिताओं तथा ब्राह्मण ग्रंथों की भाषा को उत्तर वैदिक में आरण्यकों, उपनिषदों एवं सूत्र साहित्यों की भाषा को रखा जा सकता है। इसके बाद की साहित्यिक एवं शास्त्रीय भाषा को लौकिक के अंतर्गत रखा जा सकता है और लौकिक साहित्य ग्रंथ रामायण है। रामायण काल से लेकर वर्तमान समय तक संस्कृत का विकास हो रहा है। इस प्रकार संस्कृत भाषा रूपी गंगा को वैदिक काल से लेकर वर्तमान काल तक पहुंचाने में अनेक मार्गों का अनुसरण करना पड़ा है।
आगे इसी क्रम में भारोपी परिवार। दोस्तों भारतीय यूरोपीय, जिसको भारोपी के नाम से भी जाना जाता है, से मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं की सामान्य रूपरेखा। भारोपी परिवार को देखें तो विश्व भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण के अनुसार 18 भेद माने गए हैं। इन 18 भाषाओं को 4 भूखंडों में बांटा गया है। आइए देखते हैं वो 4 भूखंड कौन कौन से हैं। तो पहला है यूरेशिया, जिसको यूरोप और एशिया से मिला करके बनाया गया है। दूसरा है अफ्रीका। तीसरा है प्रशांत महासागरीय भूखंड। और चौथा है अमेरिका भूखंड। दोस्तों यूरेशिया भूखंड के अंतर्गत ही भारोपी परिवार की गणना की जाती है। विश्व के भाषा परिवारों में भारोपी परिवार का सबसे अधिक महत्व है। इसके मुख्य कारण निम्न हैं। वो कारण कौन कौन से हैं? तो पहला प्रयोगाधिक्य। इस परिवार की भाषाओं के बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है। भारोपी परिवार की भाषाओं को बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है। फिर भौगोलिक व्यापकता। तो प्रायः सारे विश्व में इस परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। फिर भारोपी परिवार के विषय में सांस्कृतिक उत्कर्ष। तो दोस्तों इस परिवार के लोग सभ्यता और संस्कृति में विश्व में सबसे अग्रणी हैं। आगे भाषा वैज्ञानिक उत्कर्ष। इसको देखें तो भाषा विज्ञान एवं भाषा शास्त्र के अभ्युदय का सर्वाधिक श्रेय इसी परिवार को है। संस्कृत, अंग्रेजी, जर्मन और फ्रेंच में सर्वाधिक भाषा शास्त्रीय चिंतन हुआ है। अगर इसका तुलनात्मक भाषा विज्ञान का जन्मदाता देखें तो भारोपी परिवार की विभिन्न भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन से ही तुलनात्मक भाषा विज्ञान का जन्म हुआ है। भारोपी परिवार के विभिन्न नाम हैं, इनको देखते हैं। तो भारोपी परिवार के विभिन्न नाम समय समय पर सुझाए गए हैं, जिनमें प्रमुख 4 नाम हैं। पहला है इंडो जर्मनिक या भारत जार्मनिक परिवार। दूसरा है आर्य परिवार। तीसरा है भारोपी परिवार। और चौथा है भारत हित्ती परिवार। तो अब भारोपी परिवार को देखें तो यह नाम अत्यंत प्रचलित हुआ, अतः इसे ही अपनाया गया। यह नाम सर्वप्रथम फ्रेंच विद्वानों ने दिया है। भारत हित्ती परिवार की देखें तो भारोपी परिवार की शाखाएं हैं इसी क्रम में। तो भारोपीय शब्द भारत और यूरोपीय का मूल रूप है। यह इंडो यूरोपियन अनुवाद है। इस परिवार में भारतवर्ष से लेकर यूरोप तक फैली हुई भाषाओं का संग्रह है। किस परिवार में? भारोपी परिवार में। इस परिवार में 10 शाखाएं हैं दोस्तों। पहला है भारत ईरानी, जिसको आर्य कहते हैं। दूसरा है बाल्टो स्लाविक। तीसरा है आर्मीनी। चौथा है अल्बानी। पांचवा है ग्रीक। छठवां है केल्टिक। सातवां है जर्मानिक, जिसको ट्यूटानिक कहते हैं। आठवां है इटालिक। नौवां है हिटाइट। और 10वां है तोखारी। आगे देखिए तो केंटुम और सतम वर्ग को देखते हैं। तो भारोपी परिवार की भाषाओं को ध्वनि के आधार पर 2 भागों में विभक्त किया जाता है। पहला है केंटुम और दूसरा है सतम। दोस्तों इस विभाजन का श्रेय प्रोफेसर अस्कोली को है। सभी भारोपीय भाषाओं को 2 भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम 4 परिवार सतम वर्ग में आते हैं और शेष 6 परिवार केंटुम वर्ग में हैं। 100 के लिए मूल भारोपी भाषा का शब्द अकमतोम माना जाता है। अब मूल भारोपीय शब्द अकमतोम, जिसको सतम के नाम से जाना जाता है, सतम को अकमतोम कहते हैं भारोपीय शब्द में। आप देखते हैं सतम को वर्ग एक तरफ है और एक तरफ केंटुम वर्ग है। तो सतम वर्ग में संस्कृत में सतम कहते हैं, अवेस्ता में सतम कहते हैं, दंतीसा है। फारसी में सद कहते हैं, हिंदी में सौ कहते हैं, रूसी में इस्तो कहते हैं और लिथुआनियन में इसमें तास कहते हैं। एक तरफ जो केंटुम वर्ग है दोस्तों, इसको अगर देखें तो लैटिन भाषा में केंटुम, ग्रीक में हेक्टोन, केल्टिक में केत, तोखारी में कंध और गाथिक में हुंड कहते हैं। जर्मन में हुंडर्ट
फ्रेंच में सम, इटालियन में केंतो कहते हैं। ये जो बताए गए तुखारी में किसको क्या कहते हैं, तो ये 100 को इतनी भाषाओं में ऐसा बोलते हैं। अब आगे भारोपीय परिवार का विभाजन। तो भारोपीय परिवार को केंटुम और शतम वर्ग के आधार पर निम्न प्रकार से बांटा गया है। शतम वर्ग में 4 भाषाएं आती हैं, भारत ईरानी, बाल्टो स्लाविक, आर्मीनी और अल्बानी। केंटुम वर्ग में 6 हैं, ग्रीक, केल्टिक, जार्मनिक, इटालिक, हिटाइट और तोखारी। इसी क्रम में आगे है भारोपीय परिवार की विशेषताएं। तो रचना की दृष्टि से भारोपीय परिवार श्लिष्ट योगात्मक है। इस परिवार की मूल भाषाएं संस्कृत, ग्रीक, लैटिन आदि संयोगात्मक थीं, परंतु इनसे विकसित आधुनिक भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी आदि वियोगात्मक हो गईं। भारोपीय भाषाओं की धातुएं प्रायः एकाक्षर थीं। इन भाषाओं में संस्कृत में प्रत्यय 2 प्रकार के थे, एक था कृत और एक था तद्धित। कृत प्रत्यय वह है जो सीधे धातु से जोड़े जाते हैं, इन्हें प्राइमरी सुफिक्सेस कहते हैं। जैसे भू धातु है और ता प्रत्यय है। फिर तद्धित ये शब्दों से जुड़ते हैं, जैसे भू भूत, धन एक भूत शब्द है और एक प्रत्यय है। इन्हें सेकेंडरी सुफिक्सेस कहते हैं। आगे है शब्द या धातु से पद बनाने के लिए 2 प्रकार से प्रत्यय लगते थे, सुप जो शब्दों से लगते थे और दूसरा है तिंग जो धातुओं से लगते हैं। दोस्तों, पदों का ही वाक्य में प्रयोग होता था। पदों को समस्त कर बृहत पद बनाने की प्रवृत्ति मूल भारोपीय भाषा में थी, वह भारोपीय परिवार में भी रही। मूल भारोपीय भाषा में उदात्त स्वर के कारण स्वर भेद होता था। भारोपीय भाषाओं में मूल प्रत्ययों का लोप हो गया और स्वर परिवर्तन से ही अर्थ परिवर्तन का काम लिया जाने लगा। अंग्रेजी धातुओं में ड्रिंक, ड्रंक, ड्रंक, संस्कृत में देव, दैव, विधि, वैध, कुमार, कौमार कहा जाता था। ऐसा भारोपीय भाषा में प्रत्ययों की अधिकता है। मूल भाषा से पृथक होकर अनेक भाषाएं विकसित हुईं। विश्व भाषा परिवारों में भारोपीय भाषा परिवार का सबसे अधिक महत्व है। भारोपीय परिवार में भी आर्य परिवार या आर्य शाखा का सर्वाधिक महत्व है। फिर दोस्तों शतम वर्ग। दोस्तों, अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में ना आए तो आप लोग थंबनेल में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उसके माध्यम से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। शतम वर्ग को देखें तो भारत, ईरानी, आर्य, यह भी 4 भागों में बटा था शतम वर्ग। पहला था भारत ईरानी, दूसरा था बाल्टो स्लाविक, तीसरा था आर्मीनी और चौथा था अल्बानी। तो सबसे पहले पहला देखते हैं आर्य या भारत ईरानी शाखा। प्राचीनतम साहित्य जो विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद अपने शुद्ध और प्राचीनतम रूप में संस्कृत में उपलब्ध है। समस्त वैदिक साहित्य इसी शाखा में प्राप्त है। पारसियों का धर्म ग्रंथ अवेस्ता इसी शाखा में प्राप्त है। प्राचीन वर्णमाला एवं ध्वनियाँ। तो मूल भारोपीय भाषा की प्राचीन ध्वनियों के निर्धारण में संस्कृत और अवेस्ता का असाधारण योगदान है। प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यता अगर देखें भारोपीय परिवार की, तो विश्व की प्राचीनतम संस्कृति और सभ्यता का सर्वांगीण इतिहास संस्कृत और अवेस्ता भाषा के साहित्य से प्राप्त होता है। अब भाषा शास्त्रीय देन भारोपीय परिवार की, तो भाषा शास्त्र को ध्वनि विज्ञान, पद विज्ञान, अर्थ विज्ञान का मौलिक आधार संस्कृत से ही प्राप्त होता है। आगे अगर देखें इसी क्रम में, तो भारतीय आर्य भाषाएं, अब इनका काल विभाजन है। तो भारतीय आर्य भाषाओं को काल की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, दूसरा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं
2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना गया। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं जो हैं वो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक माना गया। और तीसरा है दोस्तों आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। 1000 ईस्वी से वर्तमान समय तक आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं मानी गईं। अब प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को देखें तो विकास क्रम के अनुसार प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को दो भागों में बांटा गया है। पहला है वैदिक संस्कृत और दूसरा है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत की अगर बात करें तो वैदिक संस्कृत को ही वैदिक, वैदिकी, छंदस तथा छांदस आदि नामों से भी जाना जाता है। प्राचीनतम रूप ऋग्वेद में मिलता है। अन्य वेदों का समय इसके बाद ही माना जाता है। समस्त प्राचीनतम संस्कृत वांग्मय वैदिक संस्कृत में मिलता है। दोस्तों वैदिक भाषा की पद रचना श्लिष्ट योगात्मक थी। धातु रूपों में लेट लकार का प्रयोग होता था। वेद में संगीतात्मक स्वर की प्रधानता थी। दूसरे नंबर में लौकिक संस्कृत। अभी तक आप लोगों ने वैदिक संस्कृत को देखा, अब लौकिक संस्कृत देखते हैं। तो लौकिक संस्कृत संस्कृत का सबसे प्राचीन एवं आदि काव्य वाल्मीकि रामायण जो 500 ईसा पूर्व का है, लौकिक संस्कृत में ही आता है। महाभारत, पुराण, काव्य, नाटक आदि ग्रंथ 500 ईसा पूर्व से आज तक अविच्छिन्न एवं अभिहत गति से अपना गौरव स्थापित किए हुए हैं। यास्क, पतंजलि, कात्यायन, भास, कालिदास आदि के लेखों से यह स्वतः सिद्ध होता है कि ईसा पूर्व तक संस्कृत लोक व्यवहार की भाषा थी। संस्कृत में ही समस्त प्राचीन ज्ञान, विज्ञान, कला, पुराण, काव्य, नाटक आदि हैं। संस्कृत ने न केवल भारतीय भाषाओं को अनुप्राणित किया है अपितु विश्व भाषाओं, मुख्यतः भारोपीय भाषाओं को भी प्रभावित किया। दूसरा नंबर में है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन प्राकृत या पाली जो 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा तक ईस्वी तक है। दूसरी मध्यकालीन प्राकृत जो 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी तक है। तीसरी है परकालीन प्राकृत या अपभ्रंश जो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है। दोस्तों आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में अगर बात करें तो पहले पश्चिमी हिंदी। इसकी 5 प्रमुख बोलियां हैं। पहली है खड़ी बोली, दूसरी ब्रजभाषा, तीसरी बांगरू, चौथी है कन्नौजी और 5वीं है बुंदेली। ये तो पश्चिमी हिंदी की बात रही, ये 5 भागों में विभक्त है। दूसरी है राजस्थानी। इसका विकास सौरसेनी के नागर अपभ्रंश से हुआ है। पिंगल के अनुकरण पर राजस्थानी में डिंगल काव्य की रचना हुई। इसकी 4 प्रमुख बोलियां हैं, मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी और मेवाती। तीसरी है गुजराती और चौथी है मराठी। दोस्तों 4 बोलियां मुख्य हैं मराठी भाषा में, वह है देसी, कोंकणी, नागपुरी और बरारी। 5वें नंबर में बिहारी। इसकी 3 प्रमुख भाषाएं भोजपुरी, मैथिली और मगही। 6वीं है बंगाली, 7वीं है उड़िया और 8वें नंबर में है असमी। 9वें नंबर में पूर्वी हिंदी। इसकी भी 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। 10वें नंबर में लहंदा जिसको लहंदी कहते हैं। लहंदा का अर्थ है पश्चिमी। इसकी भी 4 प्रमुख बोलियां हैं, केंद्रीय बोली, दक्षिणी जिसको मुल्तानी के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर पूर्वी जिसको पोठवारी के नाम से भी जाना जाता है और उत्तर पश्चिमी जिसको धन्नी कहते हैं। 11वें नंबर में सिंधी। इसकी भी 5 बोलियां हैं। वह 5 बोलियां हैं बिचौली, सिरैकी, लाडी, थरेली और कच्छी। 12वें नंबर में पंजाबी है और 13वें नंबर में पहाड़ी भाषा है। इसके 3 भाषा वर्ग किए गए हैं पहाड़ी भाषा के। पश्चिमी जिसमें 30 बोलियां हैं, मध्य जिसमें 2 बोलियां हैं, पहली है गढ़वाली और दूसरा है कुमायूनी और दूसरी है दोस्तों पूर्वी, यह नेपाल की राजभाषा है।
अब आगे है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। अगर इसकी बात करें तो प्राचीन प्राकृत या पाली जो 500 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक है। प्राचीन प्राकृत या पाली प्रथम प्राकृत है और तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शती ईस्वी तक के शिलालेख इसके अंतर्गत आते हैं। पाली बौद्ध ग्रंथ, महावंश, जातक आदि कथाएं, प्राचीन जैन सूत्रों की भाषा, प्रारंभिक नाटकों की भाषा प्राकृत रही है। प्राचीन प्राकृत को प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। इसी क्रम में दोस्तों देखिए कि प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से किस प्रकार से हुई है। तो प्रकृति का अर्थ है मूल भाषा संस्कृत, उससे उत्पन्न भाषा प्राकृत है। प्राकृत भाषा के सभी प्राचीन वैयाकरणों ने प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से मानी है। दोस्तों आप लोगों को बहुत कम समय में ज़्यादा चीज़ दिया जा रहा है। ये नहीं कि 2 घंटे और 3 घंटे की वीडियो बना करके केवल 2 पेज या 4 पेज पढ़ाया जाए। आप लोगों को बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ दिया जा रहा है और आप लोगों की परीक्षा को देखते हुए कि जितना जल्दी से जल्दी आप लोग तैयारी कर लेंगे, उसी हिसाब से आप लोगों को आगे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी भी करवा दी जाएंगी। तो आइए देखते हैं। प्राकृत भाषा के सभी प्राचीन वैयाकरणों ने प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से मानी है। प्रकृति ही संस्कृतम तत्र भवम तत् आगतम व प्राकृतम, ऐसा हेमचंद्र ने इसकी व्याख्या की है। दूसरी व्याख्या है प्रकृति ही संस्कृतम तत्र भवम प्राकृत मुच्यते, यह प्राकृत सर्वस्व में कहा गया है ऐसा। तीसरी व्याख्या प्रकृति ही संस्कृतम तत्र भवत्वात् प्राकृतम स्मृतम, ऐसा प्राकृत चंद्रिका में लिखा हुआ है। और है प्राकृतस्य तु स्वयमेव संस्कृतम योनि, यह ऐसा प्राकृत संजीवनी ग्रंथ में लिखा हुआ है। आगे दोस्तों इसी क्रम में नाट्य शास्त्रकार भरत मुनि ने यह कहा है कि संस्कृत भाषा के शब्दों का ही विकृत एवं परिवर्तित रूप प्राकृत भाषा है। अब आगे देखें इसी में तो पाली की व्युत्पत्ति के विषय में कहा गया है कि डॉक्टर मैक्स बेलेसन ने पाटली अर्थात पाटलिपुत्र से पाली की उत्पत्ति मानी है। पहले पाटली कहा गया, फिर पाडली और फिर पाली हो गई। आगे भिक्षु जगदीश काश्यप ने पर्याय, जिसको बुद्धोपदेश शब्द से पाली की उत्पत्ति मानी है। पहले पाली को पर्याय कहा जाता था, फिर पलियाय, उसके बाद पालियाय और लास्ट में पाली नाम से विख्यात हुई। इसी क्रम में आगे देखें तो अमरकोश के टीकाकार भानुजी दीक्षित ने पाल रक्षणे से पाली शब्द माना है। पाल शब्द से ई प्रत्यय करके पाली बना है। आचार्य बुद्ध घोष और आचार्य धम्मपाल ने 6ठी शती ईस्वी ने पाली शब्द का प्रयोग बुद्ध वचन या मूल त्रिपिटक के लिए किया है, उससे यह शब्द पाली भाषा के लिए आया है। अभिधानप्पदीपिका ने पा धातु से पाली शब्द माना है। पा धातु पालेति रखतीति पाली, जो रक्षा करती है या पालन करती है उसे पाली कहते हैं। अब है दोस्तों पाली की प्रमुख विशेषताएं। तो पाली में वैदिक संस्कृत की 5 स्वर ध्वनियाँ लुप्त हो गईं। वह हैं री, री, लरी, आई और औ। यह पाली में वैदिक संस्कृत की 5 स्वर ध्वनियाँ लुप्त हो गई हैं। पाली में वैदिक संस्कृत के 5 व्यंजन लुप्त हो गए। वो व्यंजन कौन कौन से हैं? तो श, श, विसर्ग, जिह्वा मूली और उपध्मानीय। पाली में 2 नए स्वर आए, वह हैं ह्रस्व ए और ह्रस्व ओ। दोस्तों संस्कृत के आई को ए और औ को ओ हो गए, पाली में औ को ओ हो गए। डा ढा को ला और लह कहा जाता है पाली में। इसी क्रम में देखें तो संधियों में केवल 3 संधियां हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और निगहित, जिसको अनुस्वार संधि कहते हैं। पाली में हलंत शब्द नहीं है, केवल अजंत ही है। पाली में द्विवचन नहीं होता।
शब्द रूपों में चतुर्थी और षष्ठी के रूप समान होते हैं। स्त्री प्रत्यय 7 हैं। वो हैं 7 कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। तो बड़ा आ, बड़ी ई, इनी, नी, आनी, ऊ और ती, ये स्त्री प्रत्यय हैं। दोस्तों पाली में 500 से अधिक धातुएं हैं, 9 गण हैं। अदादि गण और जुहोत्यादि गण नहीं होते हैं पाली में। पाली में लेट लकार के रूप भी मिलते हैं, जैसे हनासी और दहासी। आत्मनेय पद का प्रयोग प्रायः लुप्त हो गया, परस्मयी पद शेष रहा पाली भाषा में। पाली में तद्भव शब्दों का आधिक्य है, तत्सम और देशज शब्द कम है पाली में। इसी क्रम में मध्यकालीन प्राकृत, जिसको द्वितीय प्राकृत नाम से भी जाना जाता है, तो मध्यकालीन प्राकृत को साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। सर्वप्रथम भरत मुनि ने प्राकृत भाषाओं के विषय में विचार किया है। उनके अनुसार 7 मुख्य प्राकृत हैं और 7 गौड़। मुख्य प्राकृत में जो 7 हैं वह कौन कौन सी भाषाएं हैं, तो मागधी, अवंतिजा, प्राच्य, सौरसेनी, अर्धमागधी, बाहलीक और दाक्षिणात्य, जिसको महाराष्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। गौड़ में जो 7 भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं उनको देख लेते हैं। तो पहली है सावरी, आभीरी, चांडाली, सचरी, द्राविणी, उदस्ता और वनेचरी, ये गौड़ प्राकृत भाषा हैं। दोस्तों प्राचीन प्राकृत वैयाकरण और वररुचि ने 4 प्राकृत मानी हैं। सौरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी और पैसाची। मागधी के 2 रूप हो गए, पहला मागधी और दूसरा है अर्धमागधी। अब पहले सौरसेनी को देखते हैं। तो सौरसेनी भाषा की अगर बात करें तो इसका क्षेत्र सूरसेन, मथुरा के आसपास प्रदेश था। इसका विकास पाली कालीन स्थानीय भाषा से हुआ। मध्य देश की भाषा थी सौरसेनी भाषा। दोस्तों नाटकों में सौरसेनी का सर्वाधिक प्रयोग हुआ। स्त्रियों आदि का वार्तालाप सौरसेनी प्राकृत में ही होता था। सौरसेनी से वर्तमान हिंदी का विकास हुआ। राजशेखर कृत कर्पूर मंजरी का समस्त गद्य भाग सौरसेनी प्राकृत में है। भास, कालिदास आदि के नाटकों में गद्य सौरसेनी में ही हैं। दूसरा है महाराष्ट्री भाषा। इसका मूल स्थान महाराष्ट्र है। इससे ही मराठी भाषा का विकास हुआ है। प्राकृत में सर्वाधिक साहित्य महाराष्ट्री में है। दंडी ने काव्यादर्श में महाराष्ट्री को सर्वश्रेष्ठ प्राकृत माना है। प्राकृत नाटकों में पद्य रचना महाराष्ट्री में है। आगे हम महाराष्ट्री प्राकृत के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को देखें। तो राजा हालकृत गाहा सतसई, जिसको गाथा सप्तशती के नाम से जाना जाता है। प्रवर सेनकृत रावण वहो, जिसको सेतुबंध के नाम से जाना जाता है। वाक्पतिकृत गौड़ वहो, जिसको गौड़ वधा के नाम से जाना जाता है। जयवल्लभकृत वज्जा लग, हेमचंद्राचार्यकृत कुमार पालित, ये महाराष्ट्र प्राकृत के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। आगे कर्पूर मंजरी के पद्य महाराष्ट्री में हैं। भरत मुनि ने दाक्षिणात्य प्राकृत से महाराष्ट्री का निर्देश किया है। तीसरे नंबर पे है मागधी। अब मागधी भाषा की बात करें तो यह मगध की भाषा थी। प्राचीनतम रूप अश्वघोष के नाटकों में मिलता है। लंका में पाली को मागधी कहते हैं। कालिदास के नाटकों में तथा शूद्रक के मृच्छकटिक में मागधी का प्रयोग मिलता है। भारत के नाट्यशास्त्र के अनुसार अंतःपुर के नौकर, अश्वपालक आदि की भाषा मागधी थी। इस मागधी के भी 3 प्रकार मिलते हैं। पहला सकारी, दूसरा है चांडाली और तीसरा है साबरी। मागधी से ही भोजपुरी, मैथिली, बंगला, उड़िया, असमी विकसित हुई है। आगे है अर्धमागधी। मागधी भाषा दोस्तों 2 भागों में बांटी गई थी, मागधी और अर्धमागधी। तो अब अर्धमागधी की अगर बात करें तो अर्धमागधी का क्षेत्र मागधी और सौरसेनी के मध्य में है। यह कौशल के समीपवर्ती क्षेत्र की भाषा थी। इसमें मागधी के गुण अधिक हैं और साथ ही सौरसेनी के भी, अतः इसे अर्धमागधी कहा जाता है। मागधी को ऋषि भाषा या आर्य भाषा भी कहते हैं।
भगवान महावीर के सभी धर्मोपदेश इसी भाषा में हैं। अधिकांश जैन साहित्य इसी भाषा में है। इसमें गद्य और पद्य दोनों प्रकार का साहित्य है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में इसे चेट, राजपुत्र एवं सेठों की भाषा बताया है। इसका प्राचीनतम प्रयोग अश्वघोष के नाटकों में मिलता है। अर्धमागधी भाषा का मुद्रा राक्षस और प्रबोध चंद्रोदय में अर्धमागधी का प्रयोग हुआ है। इससे पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। अगली भाषा है पैसाची। तो दोस्तों, पैसाची भाषा की बात करें तो इसका क्षेत्र पश्चिमोत्तर भारत एवं अफगानिस्तान का क्षेत्र था। पैसाची को पैसाचिकी, भूत भाषा, भूत भाषित आदि भी कहते हैं। गुणाढ़ की प्रसिद्ध रचना बृहत कथा पैसाची प्राकृत में ही है। वर्तमान समय में इसका साहित्य नगण्य है। इसका विकसित रूप लहंदा भाषा है। दोस्तों, हेमचंद्रकृत, कुमार पालित और काव्यानुशासन में तथा हमीर मदमर्दन नाटक में इसका प्रयोग मिलता है। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों, राक्षस, पिशाच, निम्न कोटि के पात्र, लोहार आदि इसी भाषा का प्रयोग करते थे। पैसाची भाषा को अगर देखें तो रक्षा पिशाचनी चेसु पैसाची द्वितयम भवेत। आगे प्राकृत भाषाओं की सामान्य विशेषताओं की बात करें तो प्राकृत श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। शब्द रूपों और धातु रूपों की संख्या प्राकृत में कम हो गई। शब्द रूप केवल 3 या 4 प्रकार के रह गए। धातु के रूप भी प्रायः 1 या 2 प्रकार से चलने लगे। प्राकृत भाषा संयोगात्मक से वियोगात्मक की ओर अग्रसर हुई। प्राकृत भाषा में आत्मने पद का अभाव हो गया। तद्भव शब्दों की संख्या प्राकृत में अधिक है, तत्सम शब्दों की कम है। फिर है दोस्तों, अगर आगे है अपभ्रंश भाषा, जो परकालीन प्राकृत या तृतीय प्राकृत के नाम से भी जानी जाती है। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य व्याडी और पतंजलि ने किया है। भर्तृहरि, भामह, दंडी आदि ने भी अपभ्रंश का उल्लेख किया है। अपभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में मिलते हैं। दंडी के समय से इसका प्रयोग प्रारंभ हो गया था। अपभ्रंश साहित्य की प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। वो जो निम्न हैं रचनाएं उनको देखते हैं तो हरिसेणकृत पौमचर्यु, पुष्पदंतकृत महापुराण और जसहरचर्यु, विद्यापतिकृत कीर्तिलता और अद्दहमाणकृत संदेश रासक। दोस्तों, अपभ्रंश को देसी भाषा, देसी अपभ्रष्ट, अवहट्ट भी कहते हैं। मार्कंडेय ने प्राकृत सर्वस्व में 3 अपभ्रंश माने हैं। पहला नागर, दूसरा उपनागर और तीसरा ब्राचड़। नागर गुजरात की अपभ्रंश, ब्राचड़ सिंधु की और उपनागर दोनों के मध्य की मानी जाती है। सामान्यतया सभी भाषा शास्त्री विद्वानों का मत है कि 5 प्राकृतों से ही अपभ्रंश का विकास हुआ है। दोस्तों, इस प्रकार से आज इस पहली वीडियो के माध्यम से आप लोगों का संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास का टॉपिक पूरा हुआ। जो झारखंड की पीजीटी परीक्षा में यह पाठ्यक्रमानुसार आपको पढ़ाया गया है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसको आप लोग अक्षरशः देखिएगा और इसका अध्ययन करिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसका लाभ मिल सके और एक सीट सुनिश्चित कर सकें अपनी। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ आप लोगों को समय से उपलब्ध हो जाएं और आप लोग अपनी तैयारी को सही ढंग से निरंतर जारी रख सकें। इसी के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी ध्येय वाक्य के साथ आप सभी लोगों को नमो नमः। पुनः मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।